तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. सो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स is a visceral reflex, that is autonomic reflex. क्या होता है इसमें? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना. एंड प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है कुछ स्टिमुलाई से, एंड कुछ स्टिमुलाई से डायलिटेशन हो सकता है. एंड ये 3 टाइप्स का होता है: लाइट रिफ्लेक्स, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स. तो लाइट इज इन रिस्पॉन्स टू लाइट. सीलियोस्पाइनल नेक एंड अपर शोल्डर्स की स्किन पे कुछ स्टिमुलाई हो तो पेनफुल एंड ऑल. एंड अकोमोडेशन इज इट फॉर फार विजन एंड नियर विजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे. तो लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है? whenever light falls on our eyes, the pupil constricts. Light reflex causes pupil to constrict when exposed to light. It is also known as pupillary light reflex and it has 2 variations. 2 variations क्या होते हैं? एक तो हमारा हो गया डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, हमने इस आई पे लाइट डाली एंड इसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो गया. Then there is indirect light reflex या consensual light reflex. उसमें हम अगर इस आई पे लाइट डालेंगे तो साइमल्टेनियसली इस आई का प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. Now, what is the pathway of light reflex? So, in any pathway, there is an afferent limb, तो जो सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाता है या जो उसका सेंटर होता है वहां तक लेके जाता है. देन देर इज अ सेंटर जो प्रोसेस करके और वापस इंफॉर्मेशन भेजता है, एंड एन इफरेंट पाथवे जो कि वापस इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गन तक लेके जाता है. सो व्हाट इज द afferent pathway of light reflex? afferent pathway जो हमारा होगा उसमें लाइट रेज हमारी आई पे जब फॉल होगी तो थ्रू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऐसे दोनों साइड में इट विल बी द सेम एज द विजन रिफ्लेक्स. ऑप्टिक ट्रैक्ट तक इट केम इन अ सिमिलर वे. अब क्या हुआ इसमें कि जो हमारे यहां तक आ गई है एट मिड ब्रेन लेवल, ये मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन लेवल पे क्या हुआ कि कुछ फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट से, एंड व्हाट दे डू इज दे गो टू द प्रीटेक्टल एरिया. तो जो प्रीटेक्टल एरिया है वहां तक ये हमारे पहुंच गए. वहां से अब क्या होगा, जो प्रीटेक्टल, सो इट विल प्रीटेक्टल न्यूक्लियस लोकेटेड नियर द सुपीरियर कॉलिक्यूलस. सुपीरियर कॉलिक्यूलस के पास हमारा जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है वहां तक ये हमारे पहुंच गए हैं. अब इनका एक सेंटर हुआ. सेंटर क्या हुआ? द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन. दिस इज द कंट्रोल सेंटर फॉर द लाइट रिफ्लेक्सेस. यहाँ पे हो गया कंट्रोल सेंटर, यहाँ तक आ गई इंफॉर्मेशन. अब यहाँ से जाएंगे मोटर रिफ्लेक्स. मोटर इम्पल्सेस जो है वो कैसे जाएंगे? तो मोटर इम्पल्सेस जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से है, दे आर ट्रांसमिटेड टू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ द, ये एक थर्ड नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. तो उसके थ्रू ये हमारे आगे वापस मोटर इम्पल्सेस जाएंगे. लेट मी शो यू इट इन द पिक्चर. तो ये यहाँ तक आया. देन ये कुछ इंटर न्यूरॉन्स, वेरी स्मॉल न्यूरॉन्स आर देयर जो कि प्री टेक्टल न्यूक्लियस से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस तक आए. एंड यहाँ से फिर वापस जो फाइबर्स है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, दे गो टू सिलियरी गैंग्लियन, एंड यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी नर्व से प्यूपिलरी स्फिंक्टर तक आ जाते हैं. सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द, ये जाते थ्रू ऑक्यूलोमोटर नर्व है, दैट इज द थर्ड क्रेनियल नर्व, टू द सिलियरी गैंग्लियन. The postganglionic fibers from ciliary ganglion innervate the constrictor pupillary muscle, leading to the pupillary constriction. So this is basically the pathway. इस तरह से ये वापस सिलियरी नर्व तक जाके एंड कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं. सो ये हो गया हमारा लाइट रिफ्लेक्स, क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसका पाथवे.
नेक्स्ट वी कम टू सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है? इट इज dilatation of pupil in response to painful stimulus over the skin of neck. नेक के अलावा कई बार इसमें अपर शोल्डर्स और ये पार्ट भी काउंट करते हैं. तो इससे कैसे होता है ये? जो डायलेटर प्यूपिलरी मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन से, है ना. तो जब भी डायलेटर प्यूपिल एक्टिवेट होगी तो प्यूपिल में कंस्ट्रिक्ट. पाथवे क्या है? सेंसरी इम्पल्सेस जो है वो क्यूटेनियस एफरेंट है ना. जो हमारे क्यूटेनियस मीन्स स्किन, एफरेंट मीन्स जो सेंसेशन लेके जा रही है. तो जो क्यूटेनियस, जो स्किन में हम जब भी यहाँ पेनफुल स्टिमुलस देंगे तो यहाँ से जो स्किन की जो नर्व्स है वो यहाँ से लेके जाएगी. कहाँ लेके जाएगी? सेंटर तक. सेंटर कौन सा है? फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट है. तो ये स्पाइन में ही खत्म हो जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा. तो ये स्पाइन से ही वापस आ जाएंगे फिर इसके इफेक्ट्स. तो थोरैसिक T1 जो सेगमेंट है, थोरैसिक स्पाइनल, फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट, वहां तक, वहां इसका सेंटर है. देन मोटर इम्पल्सेस जो है वो यहां से दे विल ट्रैवल थ्रू सिंपैथेटिक फाइबर्स टू एक्टिवेट द डायलेटर प्यूपिली मसल, है ना. सो ये हो गया हमारा सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. देन वी कम टू अकोमोडेशन. अकोमोडेशन क्या है? इट इज द आईज एबिलिटी और ability of our eye to adjust its focus to see near object as well as far object, है ना. हम ये भी देख पा रहे हैं और हमसे 100 मीटर दूर जो चीज है हम वो भी देख पा रहे हैं. सो दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन रिफ्लेक्स. जो एक नॉर्मल अगर हम लेंस लेंगे, कोई भी मतलब रेज जा तो हमारी आईज के लेंस के थ्रू लिए, अगर हम कोई आर्टिफिशियल लेंस लेंगे तो उसका फोकस एक ही जगह बनेगा, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को अपन दूर ले जाएं, पास ले जाएं तो द द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. पर हमको इमेज बनानी है रेटाइना पे, तो उसके लिए अकोमोडेशन जरूरी है. तो उसके लिए जो लेंस का कर्वेचर है वो चेंज होता है. This process involves various adjustment within the eyes to bring light rays into focus on retina. अब मैकेनिज्म क्या है इस अकोमोडेशन का? जो डिस्टेंट से लाइट रेज आ रही है, दे आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, कि बहुत दूर से आ रही है. एंड जो पास में कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो यहां से अगर मैं देख रही हूँ तो रेज विल डाइवर्ज. सो इसको ग्रेटर रिफ्रैक्शन चाहिए. So this is the problem that is sorted in our accommodation reflex. अब क्या 3 एडजस्टमेंट मेन होते हैं इसमें? इंक्रीज इन एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस टू एनहांस इट्स रिफ्रैक्टिव पावर. देन कन्वर्जेंस ऑफ बोथ द आईबॉल्स टू अलाइन द रेटाइनल इमेजेस. दोनों कन्वर्जेंस मीन्स दोनों पास में आ जाएंगे इससे हमारे जो आईबॉल्स है. एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, उसमें क्या होगा? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. दिस विल इंप्रूव द विजुअल एक्विटी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट. इससे फिर इमेज मेजरली फोविया पे बनेगी. एंड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फोकस बाय यूजिंग मोर कॉन्वेक्स सेंट्रल पार्ट ऑफ लेंस, है ना. तो ये अपर्चर छोटा हो गया तो जो सिर्फ सेंट्रल पार्ट है हमारे लेंस का उस पे इमेज उसके थ्रू हमारी रेज जाएगी. सो इससे डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा. नो, देयर इज अ थ्योरी नोन एज यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी. यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी क्या कहती है कि क्या इट डिस्क्राइब्स द आईज अकोमोडेशन प्रोसेस वेयर लेंस चेंजेस शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. ये कहती है कि जो हमारा लेंस है वो शेप चेंज करता है डिफरेंट इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, है ना. सो दिस इज अ रिलैक्स्ड लेंस, दिस इज एन अकोमोडेटेड लेंस, है ना. वी कैन सी ये थोड़ा मोटा हो गया है, छोटा हो गया है और ज्यादा पावर हो जाएगी इस लेंस की. फॉर डिस्टेंट विजन द सिलियरी मसल रिलैक्सेस पुलिंग द लेंस फ्लैट. ये सिलियरी मसल है, ये रिलैक्स हो जाएगी डिस्टेंट विजन के लिए, तो लेंस विल बी फ्लैट. सो विथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, पुल
along with suspensory, reducing its refractory power. But for near vision, the ciliary muscle will contract, slackening the ligaments. वो ढीले पड़ जाएंगे तो लेंस आके मोर कर्व्ड हो जाएगा, है ना, एंड दस कर्वेचर बढ़ेगा तो उसकी रिफ्रैक्टरी पावर बढ़ेगी नेचुरली, एंड दिस चेंज अकर्स, एंड इससे हमारे लेंस का जब नियर विजन होगा तो कॉन्वेक्सिटी लेंस की बढ़ेगी एंड इट्स रिफ्रैक्टरी पावर विल बी इंक्रीज्ड. ये तभी पॉसिबल है जब हमारे लेंस में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी जब तक है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज करते हैं, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस होती जाती है. फर्स्टली. सेकेंडली, दिस अकर्स ओनली ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस. पोस्टीरियर सरफेस पे ये सब नहीं होता है. Thirdly, this change is aided by eye's intraocular pressure, which maintains tension within the eye at rest. So, in resting eye, the intraocular pressure sets up tension in choroids and pulls ciliary processes backwards and outward. तो ये टेंशन हो जाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट एंड बिकम फ्लैट. अब हम आते हैं इसके बाद लास्ट हमारा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स. सो व्हेन शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू नियर वन, द आई मेक्स 3 की एडजस्टमेंट. है, 3 मेन एडजस्टमेंट होते हैं. द आई बॉल कन्वर्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मीडियल रेक्टाई मसल. द प्यूपिल constrict due to contraction of constrictor pupillae muscle, and anterior curvature of lens increases as ciliary muscles contract. Now this reflex involves, हम जैसे देख रहे हैं, ये medial rectus से हो रहा है एंड ये दोनों जो है वो ciliary और sphincter muscle. तो ये हमारी skeletal muscle है एंड ये दोनों जो है वो हमारी स्मूथ मसल है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. सो दोनों तरह की मसल्स इसमें इन्वॉल्व होगी. नाउ व्हाट इज द afferent what is the pathway for this reflex? Again, afferent, center and efferent pathways होंगे. So afferent pathway क्या हुआ? Visual impulses from retina, वही optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, optic radiation and visual cortex in occipital lobe तक ये पहुंच गए. ठीक है, इस तरह से ये पहुंच गया हमारे ऑक्सीपिटल लोब. एंड देन ये वही पाथवे जो विजन में काम आता है. लेकिन जो हमारा अकोमोडेशन सेंटर है वो फ्रंटल आई फील्ड एरिया 8 ऑफ फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब मतलब आगे, ऑक्सीपिटल लोब पीछे. तो फ्रंटल लोब यहाँ है. तो यहाँ पे सेंटर तक आने के लिए वापस कुछ फाइबर्स होते हैं जो इसको यहाँ तक लेके आएंगे. अब इफरेंट पाथवे जो है वो कहाँ से जाएगा? ये एरिया 8 हो गया, ये एरिया 17 हो गया पीछे, यहाँ एरिया 8 है. अब एरिया 8 से थ्रू इंटरनल कैप्सूल कुछ फाइबर्स जाएंगे टू एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व. अगेन थर्ड नर्व का वो ही न्यूक्लियस जो हमारे लाइट रिफ्लेक्स में काम आ रहा था. फ्रॉम देयर अगेन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थर्ड नर्व के थ्रू वहीं कहाँ आएंगे? वहीं सिलियरी गैंग्लियन में. एंड अगेन सिलियरी गैंग्लियन से वापस कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली. सो ये बाद वाला पाथवे सेम फॉर लाइट एंड दिस, है ना. Additional fibers from frontal eye field reach motor nucleus of oculomotor nerve to innervate the medial rectus muscles. कुछ fibers ये अलग से आ जाएंगे medial rectus muscle तक जाने के लिए. तो ये फ्रंटल आई फील्ड तक आए. यहाँ से जो सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 3 मीडियल रेक्टस कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल कराएगा ये. और इधर जो है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में आए वो सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल कराएंगे. इससे क्या होगा? एक तो हमारे एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टरी पावर इंक्रीज हो जाएगी. दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा. तो ये तीनों पाथवे, तीनों जो चेंजेस होते हैं उनकी अकरेंस कैसे होती है, दिस इज एक्सप्लेन थ्रू दिस पाथवे. नथिंग वेरी डिफिकल्ट. ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट नहीं है. यहाँ तक हमारा सेम है जिससे हम विजन में काम आता है. उसके बाद हम गए फ्रंटल आई फील्ड. उसके बाद ये सेम है जो हमारा लाइट रिफ्लेक्स में काम आता है.
सिर्फ एक मोटर न्यूक्लियस और है जो मीडियल रेक्टस तक जाता है। सो इस डायग्राम को देख के मत घबराना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर है नहीं। इट इज वेरी वेरी इजी, अगर एक बार याद कर लोगे तो नहीं भूलोगे। नाउ वी कम टू अप्लाइड फिजियोलॉजी। I've already told this. Again, to repeat under this heading, in old age, eye's ability to accommodate decreases, causing near point of vision to move farther from the eye, है ना। तो जो हमारा नियर विजन है वो वीक हो जाता है, तो जो जितना पास का हम देख सकते हैं वो पास में नहीं। तो आपने बहुत से बड़े लोगों को देखा होगा, वो है ना ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा उसको दूर पास एडजस्ट करके। सो दे आर जस्ट एडजस्टिंग द फोकस, या फिर चश्मे को नीचे यहाँ करके और इस तरह से पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज, दे आर जस्ट एडजस्टिंग द फोकस, कि कहाँ से हमारी आंख में सबसे इजीली वो फोकस हो जाए तो हमें दिख जाए। दिस लीड्स टू डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दिस कंडीशन इज नोन एज प्रेस बायोपिया। पाथवेज आर वेरी इजी, एक बार पढ़ लोगे मैथ्स की तरह नहीं भूलोगे। प्लीज गो थ्रू देम एंड यू विल रिमेंबर देम फॉर एवर। थैंक यू।